नींद आने लगती है। ऑलरेडी लेट आई है ना फिर आज। ठीक है। चलेंगे। प्रमुख विचार में चलेंगे तो 1498 में तीन जहाज जिन्हें गुजराती पायलट अब्दुल मजीद द्वारा मार्गदर्शित किया गया के साथ वास्को डी गामा कालीकट पे उतरा। ठीक है। तो वास्को डी गामा केवल एक ही बंदर नहीं आया था, ठीक है, तीन जहाज के साथ आया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे कितने जहाजों के साथ, तीन जहाजों के साथ आया था। और इसको रास्ता दिखाने का काम किसने किया था? अब्दुल मजीद ने दिया था, जो कि वास्को डी गामा भारत के किस बंदरगाह पे उतरेगा? तो कालीकाट पे उतरा। ठीक है, जिससे विश्व के इतिहास में सामान्य तौर पर एक नए युग की मतलब प्रारंभ प्रारंभ मानी जाती है, विशेष रूप से एशिया और यूरोप के बीच में संबंधों में। ठीक है। चलिए, यद्यपि एशिया एवं यूरोप के प्राचीन समय से एक दूसरे का वाणिज्यिक संबंध थे, शुरू से थे। एक आदमी भाग गए। ठीक है। शुरू से मतलब क्या थे? इनके संबंध थे। ध्यान में रखेंगे, हिस्ट्री के नाम पे सबको नींद आती है, लेकिन ध्यान रखिएगा हिस्ट्री का बहुत बड़ा वेटेज होगा। ठीक है। तो शुरू से आप देखेंगे रोम के साथ व्यापार होता था, हमारा होता था ना, रोम के साथ पूर्व में पूर्वी रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार होता था। ठीक है। हालांकि व्यापार करने में अफ्रीका होते हुए हम लोग व्यापार करते थे, अरब व्यापारी का बहुत बड़ा योगदान होता था। डायरेक्ट नहीं था, लेकिन देखेंगे अरबों व्यापारियों का बहुत बड़ा इसमें रोल था। तथापि दोनों के मध्य प्रत्यक्ष समुद्री संबंधों की शुरुआत न केवल एक पुराने स्वप्न ग्रीक इतिहासकार हेरोडेटस के अनुसार, ठीक है, फोनेशियंस ने 36 शताब्दी बीसी में अफ्रीका का चक्कर लगाया था। ठीक है। ग्रीक इतिहासकार हेरोडोटस, उसने भारत का इतिहास भी लिखा, उसके अनुसार अगर बात करेंगे तब फोनेशियंस नामक एक नाविक ने 6ठी शताब्दी बीसी में, ठीक है, 6ठी शताब्दी बीसी में अफ्रीका का चक्कर लगाया था। मतलब ये 1498 में भी ये लोग पहुंचे, उससे लगभग कितने वर्ष पहले? तो लगभग देखेंगे 2100 वर्ष पहले। ठीक है। फोनेशियंस ने मतलब क्या किया था? अफ्रीका का चक्कर लगाया था। ठीक है। कि पूरा होने जैसा था आपूर्ति, इनमें दोनों के बीच व्यापार में भारी वृद्धि होने का पूर्व संकेत भी दिया। ये हालांकि पुर्तगालियों का एकमात्र उद्देश्य था। पुर्तगालियों के लिए भारत के लिए नया समुद्री मार्ग खुलने से मुस्लिम अरब एवं तुर्की को बड़ा धक्का लगा। ठीक है। अब पुर्तगालियों के लिए जो इन लोगों ने मतलब नया मार्ग जो खुल गया था, इसमें सबसे ज्यादा नुकसान मुस्लिमों, अरब एवं तुर्की को बहुत बड़ा धक्का लगा, क्योंकि ये लोग ईसाइयत के परंपरा का शत्रु थे। क्योंकि इन लोगों से क्रूसेड हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? क्रूसेड। क्रूसेड क्या होता है? तो क्रूसेड एक प्रकार का धर्म युद्ध होता है। ठीक है। क्रूसेड जब वह धर्म युद्ध हुआ, जब उस्मानी तुर्कों के द्वारा, ठीक है, उस्मानी तुर्कों के द्वारा, अभी आप लोग जो देखते हैं, जो वर्तमान स्वरूप में जो तुर्की जो देखते हैं, उस पर जब उन लोगों ने कब्जा कर लिया, तो तुर्की जो था ना, तुर्की जो जगह जो था, इसको कस्टन क्या बोलते हैं, इस्टनपोल भी कहते हैं, कस्टेनोपोल भी कहते हैं। तो मतलब एशिया और यूरोप को जोड़ने का काम करता था। ठीक है। तब यहाँ पे जब क्रिश्चियन व्यापारी जो थे, सो तुर्की के द्वारा ही मतलब व्यापार करते थे, एशिया में आते थे, तुर्की के माध्यम से ही आते थे एशिया में। लेकिन तुर्की पे जब ईसाइयों को वहां से मतलब धर्म युद्ध में पराजित हो गया, और जहाँ पे मुसलमानों का कब्जा हो गया, तो जो जो आते थे मतलब ईसाई व्यापारी जब आते थे तुर्की को होकर पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए, तो उनके बंदरगाह को वहां पे लूट लिया जाता था, उनको धर्म परिवर्तन कर दिया जाता था। मतलब उसको ईसाई से मतलब मुसलमान बना दिया जाता था। इसलिए तुर्की वाला रास्ता पूरी तरीके से बंद हो गया। अब तुर्की वाला रास्ता जब पूरी तरीके से बंद हो गया, लेकिन इन लोगों को यहाँ से व्यापार करना था, पूर्वी देशों के साथ व्यापार करना था, तो सबसे बड़ा समस्या इनके लिए हो गया, समय पूर्वी देशों के साथ व्यापार करे कैसे? तो ऐसे कंडीशन में नए नए रास्तों की खोज की गई, और इसी क्रम में सबसे पहले कोलंबस ने कोशिश किया, लेकिन कोलंबस पूर्वी देशों का रास्ता खोजने के चक्कर में पहुंच गया कहाँ पे? वो पहुंच गया अमेरिका की तरफ। ठीक है। अमेरिका की तरफ पहुंच गया, और वहां पे पहुंचकर बोला से नहीं नहीं, यही जो है से मतलब क्या है, तो यही जो है सो भारत है, यही पूर्वी देश है। ठीक है। अब यहाँ पे दिक्कत हो गया, से मतलब लोग तो उसी को बोल दिया, लेकिन बाद में उसकी सच्चाई को अवगत किसके द्वारा किया गया? वास्को डी गामा की तरफ। तो अब दिक्कत ये होने लगा, कोलंबस ने जैसे इंडिया का खोज किया, वास्को डी गामा ने इंडिया को खोज किया, उसका नाम क्या पड़ा? तो कोलंबस ने जिस इंडिया को खोज किया, उसका नाम पड़ा वेस्ट इंडीज। क्या पड़ा? वेस्ट इंडीज। ठीक है। कोलंबस ने वास्को डी गामा ने जिस इंडिया का खोज किया, उसका नाम पड़ा ईस्ट इंडीज। क्योंकि लोग जाते थे तो पता नहीं चलता, बोलते थे पूर्वी देश जा रहा है, तो लोग कौन वाला जा रहा है? कोलंबस ने जिसका खोज किया था, फिर वास्को डी गामा ने खोज किया था वो। तो कोलंबस के द्वारा खोजा गया, जो कि अमेरिका कहलाया। ठीक है, वेस्ट इंडीज। और वास्को डी गामा ने ओरिजिनल भारत को खोजा, जिसको बोला ईस्ट इंडीज। ठीक है, ईस्ट इंडीज। अब देखेंगे यहाँ पे तो और क्या प्रश्न निकल कर आता है। जो ईसाइयत के परंपरा का शत्रु थे, तुर्की की बढ़ती सैन्य में नौशक्ति शक्ति ने अंतर यूरोप के लिए एक नया खतरा पैदा कर रहे थे। भारत के साथ प्रत्यक्ष समुद्री संपर्क पूर्वी वस्तुओं, विशेष रूप से मसाले और व्यापार पर अरबों एवं तुर्कों का एकाधिकार भी स्थापित कर देगा। वे स्पष्टता अफ्रीका में अपने प्रचार से आसान्वित थे
कि पियर जोने के साम्राज्य के संपर्क में सफल हो जाएंगे और मुस्लिमों का दो तरफा हमला करने की स्थिति में होंगे। इस प्रकार वाणिज्य का मतलब धार्मिक उद्देश्यों के एक दूसरे को समर्थन प्रदान करता नया उचित भी ठहरा है। ठीक है, सतीश चंद्रा जो कि बहुत ही मॉडर्न हिस्ट्री लिखते हैं, उनके द्वारा ये बातें कही गई है। ठीक है, मतलब अगर बात करेंगे भारत में यूरोपियन के द्वारा अगर भारत की खोज की गई, भारत की समुद्री मार्ग, भारत की खोज नहीं की गई, भारत की समुद्री मार्ग की खोज की, तो उनके लिए मतलब क्या था, एक उनके लिए चुनौती था, उनके लिए एक ऑप्शन ही नहीं था ऐसे भारत में पूर्वी देशों के साथ व्यापार क्यों कर कैसे करेंगे, क्योंकि व्यापार जो होती थी तुर्की के रास्ते से जो व्यापार होती थी उसमें मतलब मुसलमानों का कब्जा हो गया था, तुर्कों का कब्जा हो गया था। अब उस रास्ते से अब इनको व्यापार करने से पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया। तो इन्हीं चीजों के देखते हुए नवीन मार्गों की खोज की आवश्यकता हुई और इनके आधार पर मतलब खोज किया गया। एक स्टेटमेंट है, पुर्तगालियों ने एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में क्रूस पर ईसा मसीह की मूर्ति लेकर भारत में प्रवेश किया। ठीक है, अत्यधिक सोना देकर उन्होंने अपनी जेबें भरने के लिए क्रूस मूर्ति के एक तरफ रख दिया और उसे एक हाथ में समेटने में ठीक है सक्षम पुर्तगालियों ने अपनी तलवार को भी जोड़ दिया। उनके बाद आने वाली ठीक है यूरोपीय शक्तियों ने उन्हें इस शक्ति में देकर सुगमता से पराजित कर दिया। अल्फांसो डी सूजा, मतलब कहने का पुर्तगाली जब भारत में प्रवेश किया तो एक हाथ में तलवार था, दूसरे हाथ में क्या था, क्रूस पर ईसा मसीह, मतलब उनको मतलब शक्ति के माध्यम से मतलब क्या करना, ईसाई धर्म का प्रचार करना था। लेकिन भारत में जब वह प्रवेश करते तो भारत की संपन्नता को देखते हुए वो मतलब क्या करते, ईसा मसीह को एक साइड कर देते हैं। ठीक है, और उसको दोनों हाथों से मतलब क्या करते हैं, समेटने में मतलब सक्षम, मतलब पुर्तगाली तलवार को भी छोड़ दिया। मतलब कहने का मतलब शुरू में क्या आए थे, शक्ति के माध्यम से मतलब ईसाई धर्म को यहाँ पर स्थापित करना था। लेकिन जब भारत की संपन्नता को देखते हुए ठीक है क्या किया उसने, तलवार को भी छोड़ दिया, ईसा मसीह को भी छोड़ दिया, मतलब धर्म के रास्ता भी छोड़ दिया। और उसने पूरी तरह से मतलब व्यापार करने पे मतलब उसने ध्यान लगा दिया। ठीक है, किसका, अल्फांसो दी सूजा का है। ठीक है, जो कि मतलब भारतीय गवर्नर था 1542 से लेके 1545 तक, अल्फांसो दी सूजा। आगे का स्टेटमेंट देखेंगे, अंग्रेजों के साथ डच की शत्रुता 17वीं शताब्दी के दौरान उस समय पुर्तगालियों की तुलना में अधिक थी। अंग्रेजों के साथ डच की शत्रुता की अगर बात करेंगे तो पुर्तगालियों से ज्यादा थी। पूरब में डच की नीति दो प्रयोजनों में, कैथोलिक स्पेन उनकी स्वतंत्रता का दुश्मन, ठीक है, उनके सहयोगी पुर्तगाल से प्रतिशोध लेना था। अब देखेंगे यहाँ पे देखेंगे कैथोलिक दिया ना, ठीक है, ईसाई में आप जाओगे ना तो वहां पे दो रिलीजन दिखेगा। ठीक है, एक ही रिलीजन के दो भाग, एक कैथोलिक होते हैं और दूसरा जो होता है प्रोटेस्टेंट होते हैं। क्या होता है, कैथोलिक के अलावा क्या होते हैं, प्रोटेस्टेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डच वाले जो लोग जो थे ना कैथोलिक के समर्थक थे। ठीक है, जो कि मतलब पुराना रिलीजन था, थोड़ा सा मतलब बात करेंगे तो ऐसा बोलते हैं रूढ़िवादी किस्म का था। ठीक है, पूर्व में डच की नीति दो परियोजना, कैथोलिक स्पेन और उनकी स्वतंत्रता का दुश्मन और उनके सहयोगी पुर्तगाल से प्रतिशोध लेना, और ईस्ट इंडीज में वाणिज्य पर एकाधिकार करने के उद्देश्य से उपनिवेश स्थापित करना, बस्ती कायम करना से प्रभावित थी। उन्होंने पुर्तगालियों के निरंतर होते पतन द्वारा अपने प्रथम उद्देश्य को प्राप्त किया। अपने दूसरे उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसे अंग्रेजों के साथ कड़ी प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी। ठीक है, आरसी मजूमदार, एससी राय चौधरी और के दत्ता के द्वारा एन एडवांस हिस्ट्री ऑफ इंडिया में लिखा गया है। भारत में डुप्ले और क्लाइव के बीच संघर्ष, अरकाट की रक्षा, ठीक है, संधिया जिन्होंने हमारे भारतीय साम्राज्य की नींव रखी, ये सभी घटना इंग्लैंड और फ्रांस के बीच सर्वोच्चता के खतरनाक संघर्ष का हिस्सा थी। ये स्टेटमेंट किसके, जे आर सीले के स्टेटमेंट है। ठीक है, जो कि डुप्ले और क्लाइव के बारे में कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे भारत में सफलता चाहे व्यापारिक हो या सैन्य, दो प्राथमिकता दर्शाई थी, तट पर मजबूत केंद्र की स्थापना और नौसैनिक शक्ति का प्रबंध जो यूरोप के साथ साथ निर्बाध संचार बनाए रख सकती थी। लेकिन अंग्रेजों ने समुद्र पर प्रभुत्व हासिल किया, जबकि फ्रांसीसी अब स्थल पर भी अपना धरातल खोते जा रहे थे। उनकी असफलता के कारणों को व्यक्तित्व अधिकारियों की अक्षमता और दुर्भाग्य में न खोज कर आपूर्ति परिस्थितियों के उन व्यापक संजोगों में भी मतलब क्या किया, खोजा जाना चाहिए। देखिए जिन्होंने उस समय अंग्रेजों पर फ्रांस के विजय के विरुद्ध मतलब कार्य किया, ये मतलब क्या, अल्फ्रेड लियाल का स्टेटमेंट है। ठीक है, तो इतना बड़ा बड़ा स्टेटमेंट तो नहीं पूछता एग्जाम में, लेकिन पढ़ लीजिए नॉलेज के लिए, क्या ही दिक्कत है। एक सीडीपीओ डॉडवेल का स्टेटमेंट, जो क्या, सीडीपीओ एग्जाम हुआ था हम्म, उसमें तो बहुत सारा पूछा था ऐसा। अब मैं स्टेटमेंट करवा दूंगा। ठीक है, खास करके जिनका, ठीक है, जिनका मतलब ऑप्शनल पेपर हिस्ट्री होगा तो उनमें स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो स्पेक्ट्रम का जितना भी स्टेटमेंट है ना उसको एक जगह निकाल के हम आपको पीडीएफ के फॉर्म में दे देंगे। ठीक है, स्टेटमेंट पे, स्टेटमेंट का मतलब बाइबल बोला जाता है इसको, स्पेक्ट्रम को। ठीक है, चलिए
लेकिन आपसे स्पेक्ट्रम में ज्यादा आपका स्टेटमेंट कहाँ से अगर पूछेगा? तो ऑप्शनल मॉडर्न इंडिया के भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से पूछेगा, ठीक है। भारतीय नहीं स्वतंत्रता तो आंदोलन का एक्स्ट्रा एक एक हिस्ट्री रहता स्टेटमेंट है। रटवा देंगे। क्या? अगर ऑप्शनल हिस्ट्री रखा जाए तो केवल स्पेक्ट्रम से हो जाएगा कि अदर्स बुक्स भी पढ़ने पड़ेंगे? अगर ऑप्शनल अगर हिस्ट्री रखना है तो केवल स्पेक्ट्रम से कैसे रख हो जाएगा? ठीक है, मॉडर्न और मेडिवल तो हिस्ट्री में तो मेडिवल और हार्ड एनिसेंट कहाँ होता है। से होगा? अच्छा हाँ। मेडिवल एंड एसेंट के लिए आपको अलग से तो पढ़ना पड़ेगा ना, मॉडर्न इनफ है उसके लिए, ठीक है। उसके लिए आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना है, ठीक है। मेडिवल पढ़ना है, भारत का एनिसेंट पढ़ना है, मॉडर्न पढ़ना है, ठीक है। लेकिन मैं करवाऊंगा, मेरा भी ऑप्शनल हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री वालों के लिए, पॉलिटी वालों के लिए दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी का मैंने बोला भी नहीं इसमें कराऊंगा, हिस्ट्री में अच्छे से करा दूंगा, ठीक है। अच्छा तो प्रधान कारण जिसने इस संपूर्ण विजय अंग्रेजों में योगदान दिया, निश्चित रूप से समुद्री शक्ति का अनवरत दबाव था। भारत में किसी भी शक्ति को प्रतिस्थापित होने का सबसे बड़ा रीजन था समुद्री शक्ति। जिनका समुद्री शक्ति मजबूत हो, भारत में रूल कर रहा था। मुगल कभी भी, ठीक है, औपनिवेशिक शक्ति से क्यों नहीं लड़ पाए? क्योंकि उन्होंने कभी भी समुद्री शक्ति से की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। बोलोगे सर उनका सीमा तो कहीं समुद्र से लगता ही नहीं था, लेकिन 1572 में जब अकबर ने जब गुजरात विजय किया, तो उसका ध्यान कहीं न कहीं से समुद्र नीति की तरफ जाना चाहिए। लेकिन मुगलों ने कभी भी प्रयत्न नहीं किया। थोड़ा बहुत कोशिश भी किया तो उनके जहाज ऐसे थे जो कि मेरे किसी काम के नहीं थे। जबकि पुर्तगीज आते हैं भारत में, ठीक है, तो देखेंगे आप काटेड आर्मेडा पद्धति को लेकर आते हैं, जहाँ पे लोगों को समुद्र से गुजरने के लिए, ठीक है, उनको टैक्स देना पड़ता था। तो बहुत सारा ऐसी नीति को लेकर आते थे, लाए थे, जो कि मुख्यतः, ठीक है, उनके समुद्री शक्ति को दर्शाता। बाद में ब्रिटिश ने भी अपने बहुत अच्छे मतलब समुद्री शक्ति को बना के रखा। यद्यपि फ्रांसीसी बेड़े को कभी भी, ठीक है, बर्बाद नहीं किया गया, फिर भी 3 कार्यों के संचयी प्रभाव से निर्विरोध सर्वोच्चता को स्थापित किया। जबकि अंग्रेजों को बंगाल से भोजन एवं धन की आपूर्ति प्राप्त हुई, यूरोप से लोगों की भर्ती की गई और उनके उत्तरी, ठीक है, रिहायश से अनाज प्राप्त हुआ, जबकि फ्रांसीसियों को कुछ प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन बड़ी कठिनाई से स्थल मार्ग में थोड़ा बहुत उन्हें प्राप्त हुआ। रीजन क्या था? क्या रीजन था? फ्रांसीसी कंपनियां जो थी सरकारी कंपनियां थी। मांगते थे 5 रुपया, देता था 1 रुपया। मांगते थे आज, आता था 2 साल के बाद। लेकिन ब्रिटिश कंपनियां जो थी, एक से मतलब लोगों के द्वारा संचालित, कुछ लोगों के समूह के द्वारा चलाई जा रही थी कंपनियां थी, अपने हित का विशेष ध्यान करती थी। दूसरी बार फ्रांसीसी कंपनियां केवल युद्ध ही करते रह गए, जबकि ब्रिटिश कंपनियां बहुत ही संगठित और बेहतरीन कंपनियां थी, युद्ध के साथ साथ अपना व्यापार भी करती थी, इसलिए आर्थिक हित का कभी उनका नुकसान नहीं हुआ। क्योंकि युद्ध करने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। पैसा चाहिए ना, तो पैसा चाहिए, तो वो साथ में व्यापार तो कर रही थी। अभी मतलब दुनिया को रसिया से मतलब क्यों उनके व्यापारिक हित को नुकसान पहुंचाया जा रहा है? क्योंकि रसिया जानते हैं सैन्य शक्ति में मजबूत है, लेकिन वो कितना दिन तक लड़ेगा? अगर तुम अपना व्यापारिक हित नहीं मजबूत करोगे तो फंड कहाँ से करोगे? इसलिए देखिए दुनिया के सारे नेशन सब रशिया के साथ मतलब ट्रेड को मतलब खत्म करने की बात हो रही है। जितना अमेरिकन कंपनी थी सब निकल गया, स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम था, सबसे रशिया को बाहर कर दिया। ताकि व्यापार नहीं करेगा तो एक समय के बाद फंड की कमी होगी और युद्ध नहीं लड़ पाएगा, ठीक है। जो कि ब्रिटिश की बहुत अच्छी चाल थी, जब व्यापार के साथ उसने अपने युद्ध, व्यापार के साथ साथ युद्ध किया, जो कि फ्रांसीसी केवल युद्ध में ही उलझे रहे। 1765 में जब लड़ाई होती, 1765 में आप देखोगे, 1757 के बाद ही मतलब देखेंगे बंगाल का बहुत सारा चीज इनके अधिक में आ गया, बहुत अधिक इसको व्यापारिक लाभ मिला। 65 में जाके तो काफी अधिक संपन्न हो जाता है, हालांकि बांडी बात से पहले ही 1760 में ही मतलब फ्रांसीसी को भागना पड़ा था। तो कंटिन्यू अपना एक्सपेंड कर रहे थे, ठीक है। दक्षिण भारत में फ्रांसीसी के साथ ये लड़ रहे थे, फिर बंगाल में, नॉर्थ इंडिया में अच्छे से अपने व्यापार को चला रहे थे ये लोग। अंग्रेज निरंतर मजबूत है और फ्रांसीसी निरंतर कमजोर। इसने युद्ध क्षेत्र में लाली पर कूटे की सैन्य सर्वोच्चता, ठीक है, कौन कूटे? क्या नाम था उसका? सर आयर कुट, ठीक है, स्थापित किया, उसे सक्षम बनाया और उसे पांडिचेरी की 4 दीवारी में सफेद दिया, ठीक है। डॉडवेल का स्टेटमेंट है, ठीक है, द कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया वॉल्यूम 5। अब सारांश में देखेंगे, जल्दी जल्दी से सभी लोग माइक खोल के फटाफट इसका आंसर देंगे, ठीक है। सबका माइक ओपन होना चाहिए, कहानी सुनने आप लोग नहीं आते हैं, ठीक है। चलिए, पुर्तगाली यात्री बार्थोलोमेव डियाज का केप ऑफ गुड, ठीक है, उत्मासान द्वीप पे कब पहुंचा? कब पहुंचा? 1486 चौदह से सौ छियासी में 1486 में, ठीक है, ध्यान में इसको रखेंगे, ठीक है। बात तो इसको क्या, उत्मासांतरीप, उत्मासांतरीप को क्या बोलते हैं? केप ऑफ गुड होप। पुर्तगाली नाविक क्या थी? वास्को डी गामा भारत की काली कटबंधर का पे कब पहुंचा? 1498 में 1498 में 1498 में दूसरी भारत यात्रा कब हुई? 1501 1501 सर। तीन, एक बार और भी आता, 3 बार आता है ना ये, एक बार आता तो इसकी यस सर। मृत्यु जी हो सर। जाती है।
आप चलेंगे यहाँ पे, पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो दी अल्बुकर्क भारत में कब आया? 1503। 1503। अल्बुकर्क ने गोवा को बीजापुर के शासक से छीन लिया था, कब छीना था? 1510 ईस्वी। 1510। से गोवा का भाषांतरित किया? 1530 ईस्वी। 1530 में। में गुजरात के बहादुर शाह से दीव और बेसिन कब प्राप्त कर लिया? 1534 ईस्वी। स्थल मार्ग से आया था, समुद्री मार्ग से नहीं, ठीक है। मिलेंट हॉल भारत आगमन कब हुआ? मिलेंट हॉल का स्थल मार्ग से 1599। 1599। देखकर मर्चेंट एडवेंचर नाम था, ठीक है। इसकी स्थापना कब होती है? 1599। 1599 है। डच Yes, ईस्ट sir. इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है? 1602। 1602 में, ठीक है। थॉमस और जहांगीर के दरबार में आगमन कब होता है? 1615। भाई का ब्रिटिश शासक चार्ल्स द्वितीय को दे दिया, कब दे दिया? 1661। 1661 में। किसकी विवाह हुई थी? पुर्तगाली राजकुमारी और की। मतलब राजकुमार चार्ल्स का विवाह हुआ था, ठीक है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1664। 1664 ईस्वी। कंपनी 1500 भारत में फ्रांस 1600 में स्थापना को 64 में आएगा, 1500 में, 1667 में आएगी नहीं, 1667 में आएगी और 1668 में पहला अपना फैक्ट्री स्थापित करेगा, ठीक है। कोलबर्ट ने इसका स्थापित किया था, जो कि फ्रांसीसी सरकार में मंत्री था, लुई 14वां का मंत्री था, लुई 14वां के शासनकाल में, ठीक है। कोलबर्ट। जॉर्ज चार्नोक द्वारा कलकत्ता की स्थापना कब की गई है? जॉर्ज चार्नोक द्वारा 1690। 1690 ठीक है, में। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब आते हैं वाणिज्य कंपनी के आरंभ से व्यक्ति मतलब संबंध व्यक्तिगत, मतलब आदमी का नाम इसमें आएगा, ठीक है। इस पर तारीख था ना, अब आदमी का नाम आएगा, ठीक है। तो वास्को डी गामा पुर्तगाली यात्री जो कि समुद्री मार्ग से उत्तमाशांति पे 1498 में भारत के कालीकट बंदरगाह पे उतरा। पेड्रो अल्वारेज क्रेबेल की बात करेंगे, पुर्तगाली यात्री जो कि 1500 ईस्वी में भारत पहुंचा। अब भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। अल्मडो। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ठीक। अल्बुकर्क की बात करेंगे तो बात करेंगे भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? द्वितीय अल्फांसो डी गवर्नर। अल्बुकर्क। अल्बुकर्क। अल्बुकर्क की बात करें, अल्बुकर्क। दूसरा गवर्नर था, कितना था? दूसरा गवर्नर था अल्बुकर्क। पुर्तगाली गवर्नर जिसने राजधानी परिवर्तन 1530 ईस्वी में कोचीन से गोवा किया, कौन था वो? नीनो डी कुन्हा। नीनो डा कुन्हा। नीनो डे कुन्हा। 1510 में गोवा को जीता गया था, 1530 में इसको राजधानी बना दी गई थी, ठीक है। आप इसे याद रखेंगे। अल्फांसो डिसूजा की बात करेंगे, ठीक है। अल्फांसो डिसूजा, इसी के नाम पे भारत में एक आम भी है। कौन सी आम है? पुर्तगालियों के द्वारा इस आम को लाया गया है, कौन सी आम है? अरे बहुत फेमस है, अल्फांसो आम, मालदा डिसूजा के नाम पे ही है, ठीक है। मालदा सा। मैंने खाया नहीं से कैसा होता है, नहीं अल्फांसो आम उसको बोलते हैं, ठीक है। बहुत बेहतरीन आम होता है, लेकिन पुर्तगीज के द्वारा ही भारत में लाया गया था, ठीक है। इसी के नाम पे था अल्फांसो आम, ठीक है। हाँ सही। पुर्तगाली गवर्नर जिसके साथ प्रख्यात, ठीक है, जेसुस सन, ठीक है। फ्रांसीसी जेवियर भारत है, फ्रांसिस्को जेवियर। अभी इनके नाम पे भारत का बहुत सारे स्कूल आपको देखने को मिला, संत जेवियर स्कूल जो देखते हैं ना, तो यही इसका नाम पूरा नाम फ्रांसिस्को जेवियर, जो कि एक पुर्तगाली संत, सॉरी, ये जो था एक प्रख्यात जेसुइट संत था, ठीक है। जो कि अल्फांसो, ये भी पूछेगा जेवियर किसके साथ भारत आया, माइक बंद कीजिए, को हो रहा है। जेवियर किसके साथ भारत आया, तो क्या बताएंगे? किसके साथ आया? तो अल्फांसो डिसूजा के साथ भारत आया जेवियर। कासिम खान कौन था? तो मुगल सरदार जिसने 1631 में हुगली के तट पर पुर्तगालियों को पराजित किया था। पुर्तगाली जो था हुगली नदी के तट को मतलब क्या चीज में मतलब प्रयोग करते थे, क्या चीज के? लूटपाट का केंद्र बना दिया था, क्या बना दिया था, ठीक है। लूटपाट का केंद्र बना दिया था, ठीक है। तो उसको कासिम खान को भेजा गया, जिसने 1631 में हुगली के तट पर पुर्तगालियों को हराया था। जॉन मिलेंडहॉल क्या था? तो देखिए, साहसी अंग्रेजी व्यापारी जो स्थल मार्ग से भारत आया था, स्थल मार्ग से आने वाला कौन था? अंग्रेज था, मिलेंड हॉल। कैप्टन हॉकिंस कौन था? जो कि जहांगीर के, अंग्रेज यात्री जो कि जहांगीर के दौरान 1608 लिखा रहता है, कहीं पे 9 में पहुंचा था, ठीक है। 9 दिया है, 8 ही लिखा रहता है, ठीक है। कैप्टन बेस्ट की बात करेंगे, थोड़ा देर पहले बैटल ऑफ सवाली बताए थे ना, सूरत के निकट पुर्तगालियों ने 1612 में हराया था। और इसके बाद जहांगीर ने अंग्रेजों के व्यापार के लिए सूरत में फैक्ट्री की स्थापना हेतु अनुमति दी थी। कैप्टन बेस्ट याद रखिएगा, ठीक है। जॉब चार्नो की बात करेंगे, कलकत्ता का अंग्रेज संस्थापक, कब हुआ था कलकत्ता का स्थापना?
अरे बोलिए। यस 1690 सर। में, ठीक है। थॉमस लो की बात करेंगे, ब्रिटिश साम्राज्य जेम्स प्रथम का दूत था, जो कि जहांगीर के दरबार में 1615 ईस्वी से 1618 ईस्वी की अवधि तक रहा और साम्राज्य के विभिन्न भागों में कंपनी के लिए अनुमति प्राप्त करने में भी सफल रहा था। थॉमस लो। चार्ल्स आयर कौन था? तो कलकत्ता में फोर्ट विलियम का प्रथम प्रशासक था, ठीक है। चांदनी जी, आप ईयरफोन लगाते हो क्या? तार वाला ईयरफोन, उसको हटाइए, उसके ईयरफोन को। क्यों आपका माइक यस इतना सर। इको करता है? तार वाला ईयरफोन मत हो यूज सकता है कीजिए, या सर, तो किसी स्पीकर। लगाता है। हाँ, इस तार वाला ईयरफोन से इको होता है, उसको हटा दीजिए, तो 1 मिनट हटाइए तो इसको, अभी आवाज सही हो जाएगा, ठीक है। जॉन चाइल्ड की बात करें, अंग्रेजी कंपनी का अधिकारी था, जिसने पश्चिमी तट पर मुगल जहाजों का कब्जा कर लिया और बाद में मुगल सम्राट औरंगजेब से क्षमा मांगी थी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चार्ल्स आयर को अंदर कलकत्ता में फोर्ट विलियम का प्रथम प्रशासक जो था, चार्ल्स आयर ही था, ठीक है। फर्रुखसियर कौन था? तो मुगल सम्राट जिसने अंग्रेजी को व्यापारी कंपनी को 1717 में, मतलब इसको शाही फरमान कहते हैं, जो दिया गया, ठीक है। विलियम बिलियन नॉरिस कौन था? तो अंग्रेजी कंपनी का दूत था, जो मुगल शासक औरंगजेब के पास व्यापारिक सुविधा के प्राप्ति के हेतु भारत आया था। फ्रैंको मार्टिन कौन था? तो पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? फ्रैंको मार्टिन था। फ्रांसिस डे कौन था? तो मद्रास का प्रसिद्ध अंग्रेज संस्थापक था, फ्रांसिस डे मद्रास का संस्थापक था। शोभा सिंह कौन था? तो शोभा सिंह बदनाम जमींदार था, जिसने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह में 1690 के दशक में किया था, ठीक है। सॉरी, बदमान नहीं, बर्धमान, क्या था? वर्तमान का जमींदार था शोभा सिंह, जिसने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था 1690 में। भीमाजी पारी कौन था? तो अंग्रेजी कंपनी का मध्यस्थ व्यापारी था, जिसने भारत में प्रिंटिंग प्रेस के प्रचार हेतु विशेष प्रयास किए थे। भीमाजी पारिक, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में किसी मोड़ पे किसी राह पे दिखेगा आपको ये, ठीक है। सो प्लीज नोटेड इट, ठीक है। पूछेगा सब, जैसे उस व्यक्ति का नाम बताइए, उस भारतीय व्यक्ति का नाम बताइए जो कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस के प्रसार हेतु विशेष प्रयास किए थे। उनका नाम क्या? भीमाजी पारिक, ठीक है। भीमाजी पारिक। कंपनी के बीच, कंपनी कभी भी भारतीय लोगों से मतलब व्यापार डायरेक्ट नहीं करती थी, ठीक है। एक मध्यस्थ होता जिसको बिचौलिया बोलते थे, ठीक है। अब बिचौलिया लोग कौन होता था? बिचौलिया लोग की बात करें, भारतीय व्यापारी से अंग्रेजों को मतलब संपर्क करता था। ये बीच से माल खरीद लेते थे कम कीमत पे, अंग्रेजों से थोड़ा उच्च कीमत पे बेच देते थे, ठीक है। बीच में 2%, 4%, 5% खाते थे। तो भीमाजी पारिक वही थे। भारत में प्रिंटिंग प्रेस के प्रसार हेतु विशेष मतलब प्रयास इन्होंने किया था। फादर मॉन्सेरेट कौन था? तो मुगल दरबार में आने वाला प्रथम पुर्तगाली शिष्टमंडल का मतलब अध्यक्ष था। जॉन सरमन कौन था? अभी थोड़ा पहले बताया है। मुगल सम्राट फर्रुखसियर के फरमान प्राप्त करने वाला अंग्रेजी शिष्टमंडल का नेतृत्व करता तो था जॉन सरमन था। ऐसे मिडल्टन नाम का एक डॉक्टर भी था। फर्रुखसियर एक बीमारी से पीड़ित रहता, घाव टाइप का बीमारी रहता, उसको ठीक कर देता है और मतलब उसके बदले में 1770 में एक फरमान जारी कर देता, जो कि दस्तखत का राइट था, जो कि मतलब मुगल के जो राज थे, मुगलिया राज जो थी, ठीक है, बंगाल बिहार जो उसमें पूरा हिस्सा था, उसमें मतलब मतलब अंग्रेजों का मतलब व्यापार करने के लिए मतलब एक प्रकार का विशेषाधिकार दे दिया गया। कैरोन फ्रैंको कौन था? तो भारत में पहली फ्रांसीसी फैक्ट्री का स्थापना करने वाला फ्रांसीसी था, ठीक है। गैरोल अंगियार कौन था? तो बंबई का वास्तविक अंग्रेज संस्थापक था, 1698 ना, 1698 ना बंबई का। अब आते यूरोपीय वाणिज्य के आरंभ का स्थल, शमन स्थल की बात करेंगे, कालीकट में बात करेंगे। तो केरल में स्थित है मलाबार तटीय बंदरगाह, जहाँ पे वास्को डी गामा पहली बार 17 मई 1498 को उतरा था। एग्जाम में सीधा प्रश्न पूछेगा कहाँ पे उतरा था? कालीकट में। लेकिन अब तो सब जानता, वो नहीं पूछेगा, पूछेगा कालीकट जो है किस बंदरगाह का मतलब हिस्सा है। मलाबार दे देगा, उत्तरी सरकार दे देगा, ठीक है। और क्या क्या होता है? उत्तरी सरकार हो गया, मलाबार हो गया, जो भी एक दो और भी दे देगा, पूछेगा तो मलाबार, कोंकण तट दे देगा, ठीक है। कौन होता है? बिल्कुल ठीक है, तो ये सब दे देगा, पूछ के किसका हिस्सा है तो मलाबार का है, ठीक है। कोचिन की बात करेंगे तो केरल में बंदरगाह, जो भारत में पुर्तगालियों का आरंभिक राजधानी जो थी कोचिन में थी। 1530 में राजधानी कोचिन से हटाकर कहाँ कर दिया गया था? 1530 में कहाँ किया गया था? 1530 में गोवा। गोवा कर दिया गया। बोलते क्यों नहीं आप लोग? ठीक है, बोला कीजिए, ठीक है। गोवा राज्य में पुर्तगालियों के भारत में सब प्रमुख समुद्र केंद्र रहा, सब प्रमुख केंद्र रहा। सैंट होम कौन था? तो पुर्तगालियों का एक स्थल था, जो कि दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में पुर्तगालियों का एक स्थल था, सैंट थोमे। पुलिकट की बात करेंगे तो तमिलनाडु में स्थित प्रमुख बंदरगाह था, जो भारत में डचों का सब प्रमुख केंद्र जो था पुलिकट था। सेड्रोस की बात करेंगे, मद्रास से दक्षिण स्थित बंदरगाह, जो डचों का केंद्र था। बेदरा का युद्ध हुआ था 1759 में, जिसमें भारत ने डचों को पूरी तरीके से पराजित कर दिया था। शवाली का युद्ध सूरत के निकट अवस्थित है, जहां पे कप्तान बेस ने पुर्तगालियों को हराया था। ये घटना कब की? शवाली वाला, बताइए जल्दी। 1612। 1612, ठीक है, ध्यान में। हरिहरपुर उड़ीसा में अवस्थित है, जहां 1633 में अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की। एग्जाम में प्रश्न पूछेगा,
ठीक है, उड़ीसा के किस स्थान पर अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? क्या बताएंगे? हरिहरपुर। कौन सा जगह? हरिहरपुर। हरिहरपुर। ठीक है, हम दिन में 8 घंटा कम से कम पढ़ाते, फिर भी हम इतना ज्यादा चार्जेज रहते, फिर भी आप लोग का आवाज नहीं निकलते रहता। ठीक है, सूतानाटी। ठीक है, कालीकाटा। गोविंदपुर की बात करेंगे, 3 गांव को मिलाकर कलकत्ता की स्थापना की गई थी। ठीक है, किसने किया था कलकत्ता का स्थापना? तीनों गांव को मिलाकर। विद्यार्थी को कम पेट खाना चाहिए, तो ज्यादा पेट खा के सोता है, पढ़ने से नींद आ जाता है। किसने किया था तीनों को मिला के कलकत्ता की स्थापना? जॉब चार्नोक ने। ठीक है, कब किया था जॉब चार्नोक ने? 1690 में। ठीक है, 1690 में। ठीक है, ट्रैंकोबर की बात करेंगे तो तमिलनाडु में स्थित है, जहां डेनिसो ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी ट्रैंकोबर में। ठीक है, श्रीरामपुर की बात करेंगे, श्रीरामपुर बंगाल में पड़ता है। ठीक है, डेनिसो ने 1676 में अपनी फैक्ट्री स्थापित की श्रीरामपुर। पांडिचेरी तो आप लोग जानते हैं फ्रांसीसियों का गतिविधि का केंद्र था। ये पूछेगा किस तट पे? तो कोरोमंडल तट पे। किस पे है? मालाबार मत मार के आइएगा। ठीक है, पांडिचेरी पे बाद में फ्रांसीसी कब्जा 1954 तक रहता है। समझ रहा है ना, इंपॉर्टेंट है। पांडिचेरी फ्रांसीसी के कब्जा में कब तक रहता है? तो 1954 तक रहता है। ठीक है, याद रखेंगे। 61 में क्या होता है सर? 61 में 1961 में गोवा से मतलब पुर्तगालियों के, गोवा का कब्जा रहता है, पुर्तगाली का कब्जा रहता है गोवा पे। 1961 में ऑपरेशन विजय चलाया जाता है और गोवा को मतलब भारतीय संघ में शामिल किया जाता है। ठीक है, जबकि 1954 में पांडिचेरी के साथ कुछ नहीं करना पड़ता है, गोवा को शामिल करने के लिए सैनिक कार्रवाई के द्वारा किया जाता है कि पुर्तगाली बहुत ही मतलब पांडिचेरी जो था बहुत ही आसानी से मतलब भारतीयों को देकर चला जाता फ्रांसीसी, बिना किसी गठजोड़ के। कोई दिक्कत नहीं होता, स्मूथली मतलब पावर ट्रांसफर। जबकि गोवा का केस में बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। ठीक है, सैनिक कार्रवाई करनी पड़ती, क्योंकि गोवा जो था नाटो का मेंबर होता है। ठीक है, और बार बार हमें धमकी देते रहता है, अगर आप मेरे पे हमला करोगे तो नाटो कंट्री आपके ऊपर अटैक करेंगे। ठीक है, गोवा का थोड़ा सीन दूसरा था। गोवा में उन लोगों ने ऐसा कर रखा था ना, तो इसने पांडिचेरी जो था, पांडिचेरी पुर्तगाली का उपनिवेश था, जबकि गोवा जो था ना वहां पे मतलब उन लोगों ने ना वोट डालने का अधिकार दे रखा था। किसको? गोवा के नागरिकों के, मतलब इसने क्या ना पुर्तगीज ने। अब बोल रहे थे गोवा का मेरा कोई उपनिवेश नहीं है। ठीक है, ये तो मेरा यहाँ का नागरिक है, आप मेरे हिस्सा पे आप कब्जा कर रहे हो। मतलब उस तरह का उसने कुछ टेक्निकल टर्म फंसा रखे थे। हम लोगों ने बहुत कुछ किया, नेहरू समाजवादी थे, उन्होंने बोला भाई साहब मुझे दे दो। ठीक है, आजादी के लगभग, ठीक है, 14-15 सालों तक हम लोग उसे अनुनय विनिमय करते रहे हैं, लेकिन हमेशा मतलब क्या मिली? ना ही मिली। तब जाकर ऑपरेशन विजय चला गया, 0 कैजुअलिटी के साथ 4 घंटा का आदर्श संपुट गोवा पे मतलब क्या किया? कब्जा कर लिया गया। और उस समय जो मतलब गोवा का आखिरी गवर्नर था, एग्जाम में पूछ देता, उसका नाम क्या था? बुस्सी। तो बुस्सी था वहां पे गोवा का आखिरी गवर्नर। नहीं पता। बता दे रहा हूँ। बुस्सी क्या नाम था उसका? सॉरी शिलवा था, सॉरी बुस्सी नहीं था। बुस्सी तो कुछ दूसरा था, सिल्वा होगा कुछ। उसका नाम था मैनेडगुर एंटोनियो शिलवा। शिलवा है। ठीक है, शिलवा था। ठीक है, उसने आत्मसमर्पण किया था। चाउल की बात करें, महाराष्ट्र के पश्चिमी तट पे, ठीक है, अवस्थित, जहाँ पुर्तगाली व्यापारिक का केंद्र था। चाउल। पटना तो जानते हैं बिहार की राजधानी, सोरा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ पे डचों ने फैक्ट्री स्थापित की थी। कब की थी? 1600 कब? बिहार में 1632 में। कब की थी? 1632 में। ठीक है, यहाँ पे सोरा के लेकर मतलब एक मोमेंट भी शुरू हुआ था। सोरा से व्यापार करते नोनिया जाति के लोग जो थे, नोनिया विद्रोह हुआ था सोरा को लेकर। ठीक है, जब बिहार में पढ़ाऊंगा तो उसमें ही बताऊंगा। ठीक है, ये आपका ऐसा बैच है जहाँ पे बिहार, पूरा ओवरऑल बिहार का करंट अफेयर्स, नेशनल इंटरनेशनल, लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, 200 प्लस सेट, मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, सब कुछ इंक्लूडेड है टोटल। अगर सारे बैच को अगर आप एक जगह लेने जाएंगे तो कम से कम 50 से 60 हजार रुपया, ठीक है, कम से कम देना पड़ता है। ठीक है, लेकिन इसमें सब कुछ आपको इंक्लूड कर दिया गया है। ठीक है, जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक। चलिए, चटगांव की बात करेंगे, वर्तमान बांग्लादेश में स्थित है, जिसे पुर्तगाल, ठीक है, पुर्तगाली से क्या कर रहे हैं? पुर्तगाली जिसे क्या बोलते थे? हंतदक चबतज कहते थे। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, बांग्लादेश का पोर्ट सिटी है। ठीक है, बंदरगाह है यहाँ पे। केन्नूर की बात करेंगे तो मालाबार तटीय क्षेत्र में स्थित है, जहाँ वास्को डी गामा ने 1501 में फैक्ट्री स्थापित की थी। मालाबार तट में, केरल में पड़ता है केन्नूर। ठीक है, आप चलेंगे यहाँ पे पुर्तगाली को लेकर देखेंगे तो यहाँ पे पुर्तगाली से क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है, रिवीजन है हमारा। ठीक है, तो रिवीजन है, जरा इसको रिवीजन के तौर पे ले लेते हैं। तो सबसे पहले पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा 1498 भारत पहुंचने पे समुद्री मार्ग खोजा।
भारतीय इतिहास में मार्ग में दिशा का महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित हुआ। ठीक है, ऐसा तो बता ही दिए थे, क्या बताओ इसको, दिक्कत है क्या? पढ़ा दो फिर से इसको क्या? हम्म वही सब है जो ऊपर जो पढ़ा है, तो वही सब है, कुछ विशेष नहीं है। ठीक है, खत्म ही कर देते हैं, जब इतना पढ़ा है तो इतना ही सही, पढ़ा ही दे रहे हैं। चलिए, तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क 9 से लेकर 9 में आएंगे। अल्फांसो डी अल्बुकर्क तो पहले ही आ जाता है, लेकिन गवर्नर 9 से 15 तक थे। दूसरे पुर्तगाली गवर्नर के रूप में अल्मेडा 1505 से 9 का स्थान लिया। ठीक है, पहला जो था 5 से लेकर 9 तो अल्मेडा था, 9 से लेकर 15 तक ये रहेंगे। उसने बीजापुर के सुल्तान से गोवा हासिल कर लिया 1510 में। ठीक है, गल्बुकर्क ने, और पुर्तगाल के लिए हिंद महासागर पर सामरिक नियंत्रण सुनिश्चित कर दिया। उसने अपने देशवासियों भारतीयों की चिंता करने के लिए प्रोत्साहित किया, हालांकि उसने मुसलमानों का उत्पीड़न किया। पुर्तगाली लोग जो थे थोड़ा उत्पीड़न तो मुसलमानों का भी किया, हिंदुओं का भी किया। बहुत अधिक कन्वर्जन करवाया इसने। पुर्तगाली द्वारा अपनाई गई धार्मिक नीति उन्हें बदनाम किया, जैसा कि उन्होंने पूरब में मुसलमानों को सताया। उत्तरी अफ्रीका में मुर्स के खिलाफ अपने धार्मिक युद्ध के अतिरिक्त मुगल शासक विशेष रूप से अकबर और जहांगीर को स्पष्ट रूप से इच्छुक जान पड़ रहे थे। वो ईसाई धर्म में परिवर्तन करने के जेसुइट असफल हो गए। ठीक है, बार बार ये लोग चाहते थे कि मुगल शासक किसी भी तरीके से, मतलब 3-3 बार इसने मतलब क्या किए थे, जेसुइट को भेजे थे। किसी न किसी ने मुगल शासकों के ईसाई धर्म में अगर परिवर्तित कर दो तो बड़े पैमाने पे भारत में व्यापार के साथ साथ धार्मिक अधिकार भी उनके सुरक्षित हो जाएंगे, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाया। ठीक है, उसने जहांगीर को भी करने की कोशिश किया और अकबर को भी करने की कोशिश किया, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। वर्तमान में पुर्तगाली शक्ति के पतन के प्रमुख कारण थे मिस्र, पर्सिया और उत्तरी भारत में शक्तिशाली राजवंशों का उदय। जेसुइट मिशनरियों की गतिविधियों से उत्पन्न राजनीतिक भय और उत्पीड़न के प्रति घृणा, जिसने पुर्तगालियों का आध्यात्मिक दबाव के विरुद्ध प्रतिक्रिया उत्पन्न कर दी, क्योंकि ये बहुत अधिक धार्मिक घृणा रखते थे, ईसाइयत को सबसे मानते थे। और लोगों को मतलब क्या करते थे, लोगों को मतलब बात करेंगे तो लोगों को मतलब काफी अधिक मतलब क्या बोलते उत्पीड़ित करते थे। इसलिए मतलब ये अपने सत्ता को बहुत दिनों तक बनाकर नहीं रहे, लोग इनसे घृणा करने लगे थे। अंग्रेजी और डच वाणिज्यिक महत्वाकांक्षाओं के उत्थान से पुर्तगाली सर्वोच्चता को चुनौती दी, क्योंकि डच भी आ गया था, ब्रिटिश भी आ गया था, भले पुर्तगाली बाद में आया। भारत में पुर्तगाली प्रशासन की समुद्री डैकेट और प्रच्छन्न व्यापार गतिविधियों के साथ व्यापार में भ्रष्टाचार, लालसार स्वार्थ सिद्धि भी कारण था। ये डकैती करते थे, जैसे कि इन्होंने मतलब हुगली नदी के, ठीक है, व्यापारी केंद्र को लूटने का अड्डा बना रहे थे। मुगल शासक ने उसमें हमला करवा दिया था, कासिम खान गया था, उसका नेतृत्व कर रहा था। ब्राजील की खोज के कारण पुर्तगालियों का औपनिवेशिक केंद्र की महत्व का पश्चिम की ओर डक परिवर्तन हुआ। ठीक है, ब्राजील की तरफ चले जाते हैं। ब्राजील बहुत बाद तक भी आप देखेंगे तो पुर्तगाली उपनिवेश बना हुआ रहता है। ब्राजील की बात करें, वहाँ का भाषा जानते हैं? ब्राजील की भाषा क्या है? डच भाषा अभी भी वहाँ पे बोला जाता है, जो पुर्तगालियों की भाषा, वहाँ का नेशनल लैंग्वेज है डच। ठीक है, भारतीय वाणिज्य पर पुर्तगालियों का प्रभाव, काली मिर्च, सस्ता शस्त्र, गोला बारूद और घोड़े के व्यापार पर पुर्तगाली सहायक थी। मुख्य रूप से काली मिर्च, शस्त्रा शस्त्र, गोला बारूद तथा घोड़े के व्यापार में पुर्तगालियों का शाही एक अधिकार था। अन्य वस्तुओं के व्यापार हेतु जहाजों के लिए पुर्तगाली कार्टेज, ठीक, अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य था। ठीक है, अन्य प्रकार का कोई व्यापार करता था, उनको एक प्रकार का अनुमति पत्र लेना पड़ता था, इसको पुर्तगाली कार्टेज कहते थे। पूर्वी अथवा अफ्रीका की ओर जाने वाले जहाजों पर गोवा से होकर जाने के लिए दबाव था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। निषिद्ध माल के व्यापार में लगे जहाज की तलाशी पुर्तगालियों द्वारा आरंभ की गई। ठीक है, मतलब अगर इनको डाउट होता था जहाज को सर्च करते थे। एशियाई व्यापार के प्रचलित तौर तरीकों को मामूली परिवर्तन, गुजराती एवं अरबी व्यापारियों का चावल, चीनी, मसाला, रेशम आदि के व्यापार पर अधिकार बरकरार। ठीक है, मतलब लोकल चीजों के व्यापार पर, जो कि डेली नीड्स के चीज था, उसमें मतलब लोकल लोगों का ही व्यापार होता था। मुख्य रूप से काली मिर्च, घोड़ा का व्यापार, गोला बारूद, इन सब के व्यापार पर ये लोग अपने आप को बढ़ावा दिए। भारत जापान व्यापार की शुरुआत, जापान से तांबा और चांदी का आगमन। ठीक है, जापान के साथ व्यापार का प्रारंभ पुर्तगालियों के समय में होता है। पुनर्जागरण प्रेरित तकनीक का भारत में आगमन पुर्तगालियों द्वारा नहीं। ठीक है, मध्य अमेरिका से आलू, काजू, तंबाकू इत्यादि का भारतीय वाणिज्य में प्रवेश हुआ। ठीक है, आलू, तंबाकू, मक्का, ये सब किसका देन है? सबके सब पुर्तगालियों का देन है। अब आते हैं डच। डच जो थे दूसरी यूरोपीय शक्ति, जैसे अंग्रेज, फ्रांसीसी और पुर्तगालियों की तुलना में भारत में डचों की उपस्थिति थोड़े समय की थी, ज्यादा दिन तक बेचारे रह नहीं पाए। नीदरलैंड की कंपनी थी। नीदरलैंड की यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुई थी, और ये व्यापारिक वित्तीय संस्थाओं के राज्य संरक्षण के कारण पूरब में अपना व्यापार फैलाने में सफल हुई। डच ने पूरी 17वीं शताब्दी में पुर्तगालियों के प्रभाव को हटाकर पूरब में मसाले के व्यापार पर एकाधिकार सुनिश्चित कर लिया। भारत में डचों की प्रमुख कारखाना मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में पड़ता था, 1605 में स्थापित किया गया था।
पुलिकट जो कि तमिलनाडु में 1610 में पड़ता था। कभी कभी जगह का नाम पूछ देता है। सूरत 1616 में है, ठीक है। बिमलीपट्टनम तमिलनाडु में, ठीक है, 1641। करिकास ये भी साउथ में ही था। चिंसूरा की बात करेंगे तो बंगाल में था चिंसूरा। कासिम बंजार बंगाल में था। बारानगोर साइट हुई उड़ीसा के आसपास होगा या फिर बंगाल में ही होगा। पटना बालासोर उड़ीसा था। नागपट्टनम तमिलनाडु था। कोचीन केरल में। इन सभी जगहों पर डचों की मतलब फैक्ट्री स्थापित की गई थी, लेकिन सबसे पहले इन्होंने मसूलीपट्टनम में 1605 में किया था। 1602 में कंपनी बनी थी, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अंग्रेज डच प्रतिस्पर्धा होता है, एक दूसरे को शक्ति को कम करने की कोशिश करते हैं। इसमें डच पराजय हो जाते हैं। इनके साथ कौन सी लड़ाई उसमें जो होती है? कास दिया वो, और क्या बिमलीपट्टनम करिकास और बिमलीपट्टनम दिया वो। क्या मतलब बिमलीपट्टनम तो आपको साउथ में पड़ता था, आई थिंक तमिलनाडु में होगा बिमलीपट्टनम। एक मिनट में और टेक कर लेता हूँ, ये तमिलनाडु में पड़ता था बिमलीपट्टनम, ठीक है। जस्ट मैं करिकास। मुझे बिमलीपट्टनम, बिमलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में, वही उस समय तमिलनाडु था, लेकिन वर्तमान स्वरूप आंध्र प्रदेश में, ठीक है। करिकाश, एक मिनट इसको भी देख लेता हूँ, ये भी साउथ में ही था। करिकास दक्षिण भारत में ही था। एक मिनट देखने में मिल नहीं रहा है, इस सब का नाम भी बदल जाता है ना। ये आंध्र प्रदेश और मतलब तमिलनाडु के पास में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे क्या होता है, डच व्यापारिक घटनाक्रम की बात करेंगे तो यहाँ पे एक लड़ाई होती है, ठीक है। 1659 में एक लड़ाई होती है। कौन सी लड़ाई होती है? 1659 में बेदरा की लड़ाई हुई थी। इसमें डच शक्ति को भारत से मतलब क्या करता है, जाना पड़ता है, ठीक है। 1581 में डचों ने स्पेन में स्वतंत्रता की प्राप्ति, डचों ने स्पेन से स्वतंत्रता की प्राप्ति, इनको स्पेन से मतलब मुक्त होते हैं। 1602 में यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। पुर्तगालियों को बेंटम में पराजित किया। मलक्का के द्वीपों पर अधिकार 1605 में। पुर्तगालियों का अम्बोयाना द्वीप पे पराजित किया। 1609 में हॉलैंड एक्सचेंज बैंक की स्थापना की। इंपोर्टेंट, हॉलैंड एक्सचेंज बैंक की स्थापना डचों ने की थी 1609 में, ठीक है। 1614 में क्रेडिट बैंक ऑफ एम्स्टर्डम के समय, भारत में ना बैंकिंग प्रणाली की शुरुआत जो डचों के समय आपको देखने को मिलती है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। 1619 में जकार्ता पर अधिकार, जाकर्ता, ठीक है। पश्चिमी राजधानी बाटविया का स्थापना, ठीक है। बाटविया राजधानी बनाया गया था इसके द्वारा। 1632 में बंगाल में हुगली में पुर्तगालियों को बाहर कर दिया, ठीक है। डच भारत बिहार में भी बात करेंगे, 1632 में फैक्ट्री स्थापित करता है। 1681 मलक्का में पुनः अधिकार की स्थापना। 1658 में श्रीलंका से पुर्तगालियों को बाहर किया। 1663 में कोचीन पर अधिकार कर पुर्तगालियों की शक्ति को मतलब क्या कर दिया, सीमित कर दिया, ठीक है। और 1659 में ही मतलब क्या होता है, इनको मतलब जाना पड़ता है, ठीक है। भारत से इनको जाना पड़ता है। बेदरा का युद्ध, ठीक है, डच से संबंधित है। अंग्रेज की बात करें, ड्रेक के पूरे विश्व की यात्रा और 16वीं शताब्दी के उत्तर में शक्तिशाली स्पेनी अमरदा पे अंग्रेजों की विजय, दो घटनाओं ने ब्रिटिश वाणिज्य को उद्यम बना दिया, ठीक है। अब क्या होता है, तो इसमें एलिजाबेथ प्रथम के समय में सब तो पढ़ा चुके हैं। 1600 ईस्वी में क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला, ठीक है, कंपनी का पहला शीर्षक द गवर्नर एंड द कंपनी मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज का नाम से मतलब कंपनी बनी, ठीक है। ध्यान में रखेंगे 1600 में, ठीक है। इनको 15 वर्षों तक के लिए, ठीक है, ये भी प्रश्न, कितने वर्षों का एक अधिकार दिया गया, तो 15 वर्षों का व्यापारिक एक अधिकार इनको मिला था। कैप्टन थॉमस बेस्ट ने पुर्तगालियों को 1612 में विजय के साथ, बैटल ऑफ सवाली की बात हो रही है, अंग्रेजों ने सूरत में 1613 में अपना प्रथम कारखाना स्थापित किया। तब पश्चात सर थॉमस ने आगरा, अहमदाबाद एवं भरौज में कारखाने स्थापित करने की अनुमति मुगल सम्राट जहांगीर से प्राप्त हुआ, क्योंकि जब 1612 में जब इनको हराया पुर्तगालियों का, तो इन्होंने मतलब मुगल सम्राट का मतलब क्या क्या विश्वास जीत लिया, ठीक है। और भारत के अन्य जगहों पर इनको मतलब कारखाना स्थापित करने की अनुमति दे दी गई। विवाह होता है, पुर्तगाली दहेज के रूप में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय को मुंबई प्राप्त हुआ 1661 में,
ठीक है। चार्ल्स द्वितीय ने मुंबई को 10 पाउंड के किराए, नाम मात्र की वार्षिक किराए पे अंग्रेजी कंपनी को दे दिया। ये 1600 आई थिंक, मुझे जहां तक याद है 68 में दिया था। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिएगा। पूर्वी तट में अंग्रेजों के मुख्यालय के तौर पर मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में पड़ता है। फोर्ट सेंट जॉर्ज सहित मद्रास की प्रति स्थापित कर दिया गया। जब मद्रास को चंदन नगर के प्रमुख से 1639 में अंग्रेजों ने सौंपा। यहीं पे आप देखोगे 1639 में मद्रास की स्थापना की जाती है। ठीक है, जो आगे चल के चेन्नई बन जाता। अंगियार ने किया था। किसने किया, सॉरी क्या नाम था यार, मद्रास, फ्रांसिस डे ने। किसने किया था, फ्रांसिस डे, मद्रास की स्थापना फ्रांसिस डे के द्वारा। ठीक है। कलकत्ता शहर का जन्म बंगाल के मुगल गवर्नर से प्राप्त 3 गांव सूतानाटी, गोविंदपुर और कलकत्ता को मिलाकर होता है। किलेबंद का बसावट का नाम फोर्ट विलियम 1700 ईस्वी में। ठीक है, फोर्ट विलियम 1700 ईस्वी में स्थापना होती है और ये 1911 तक भारत में ब्रिटिश शक्ति का स्थान बना हुआ रहता है। ठीक है, सेंटर था फोर्ट विलियम कलकत्ता में। फोर्ट विलियम 1700 1800 फोर्ट विलियम तो 1800 में किला के तौर पे बनता है। 2 फोर्ट विलियम बना था। हम्म, हम्म, हम्म। ठीक है, वो बाद में किला वाला जो था ना वो 1800 में ना कि विलियम, फोर्ट विलियम के नाम पे रखा गया था, किंग विलियम के नाम पे रखा गया था। ठीक है, 1911 तक भारत में ब्रिटिश शक्ति का बना रहा। 1770 में क्या, मुगल बादशाह फर्रुखसियत द्वारा जारी फरमान, वही सरमन के नेतृत्व में जो गया था, गुजरात और हैदराबाद में कंपनी के लिए महत्व जो थे विशेष अधिकार सुनिश्चित कर दिए गया। बात है फ्रांसीसी, इसके शासनकाल में मतलब 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका नाम था कंपनी डेस इंडेस ओरिएंटेस की नींव रखी गई। तो लुई 14वां, ध्यान में रखिएगा, लुई 14वां, 16वां मत मार कराइएगा। उसका एक मंत्री था जिसका नाम था कोलबर्ट और एक सरकारी कंपनी थी। फ्रांसीसियों ने पांडिचेरी में अपने मुख्यालय के तौर पर विकसित किया, जिसकी अनुमति फ्रैंकोइस मार्टिन, मछलीपट्टनम के कारखाने के निदेशक, जो बली कोंडापुरम गवर्नर शेर खान लोदी द्वारा 1673 में प्रदान की गई। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इनका जो सेंटर जो बनता है मसूलीपट्टनम बनता है और इसका फ्रैंकोइस मार्टिन का नाम याद रखिए, जो कि पांडिचेरी के संस्थापक भी था। यद्यपि फ्रांसीसियों को डच और अंग्रेजों के विपरीत समस्याओं का सामना करना पड़ा, उनकी कंपनी ने 1720 में परपेचुअल कंपनी ऑफ इंडिया के तौर पर स्वीकार कर लिया गया। लिनोइर और डुमास ने भारत में 1720 और 1742 के बीच फ्रांसीसी शक्ति के सुदृढ़ किया और बंगाल, कोरोमंडल और मलाबार तट पे अन्य कारखाने स्थापित किए। ठीक है, 1720 और 1742 ये डुप्ले के आने से पहले की कहानी है। सर्वोच्चता के लिए लड़ाई होगा, किसके बीच में, आंग्ल फ्रांस संघर्ष होगा। अपने अपने वाणिज्यिक हितों के संरक्षण में विस्तार की आवश्यकता ने भारत में अंग्रेज फ्रांसीसी कंपनियों की सर्वोच्चता की लड़ाई लड़ने के मार्ग प्रशस्त कर दिया। अब क्या क्या होगा, तो कर्नाटक के मैदान को युद्ध के रूप में प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, कर्नाटक एवं यूरोप के राजनीतिक घटनाओं ने उन्हें अपने दावे करने का, ठीक है, बहाना प्रदान किया, जिसके परिणामस्वरूप 3 कर्नाटक युद्ध हुए। कितने कर्नाटक हुए, 3। पहला वाला जो होता है, ठीक है, एक्सला सफल की संधि से समाप्त हो जाएगा 1740 में। दूसरा जो होगा 1749 से लेके 54 तक चलेगा। ठीक है, इसमें मतलब कौन सा संधि होगा, दूसरा वाला में बताइए। तीसरा वाला में पेरिस में, दूसरा वाला में कौन सी संधि है, मद्रास की संधि, पांडिचेरी की संधि। ठीक है, दूसरा वाला में कौन सी संधि होगा, पांडिचेरी की संधि होगा। 49 से लेकर 54 तक चलेगा। तीसरा वाला जो होगा, ठीक है, जो सप्तवर्षीय युद्ध भी कहा जाता है, जो कि 56 से 63 तक चला था यूरोप में। ठीक है, लेकिन भारत में 58 से लेकर 63 चलेगा। बांडीवास का युद्ध उसी में होगा, 61, 60, 60, 61 में। ठीक है, और यहाँ पे आपको कौन सा संधि होगा, पेरिस की संधि। ठीक है, फ्रांसीसी असफलता का बहुत ज्यादा कारण था व्यापारिक कंपनी जो की बात करेंगे तो कैसा व्यापारिक कंपनी था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, फ्रांसीसी कंपनी की बात करेंगे तो एक व्यापारिक कंपनी था जो कि सरकारी था। ठीक है, व्यापार पे कम ध्यान देती थी, युद्ध पे ज्यादा ध्यान देती थी, इसलिए भारत से इनको जाना भी पड़ा। ठीक है, तो ये सारा चीज मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। और आपका यहाँ पे क्या होता है, आपका यहाँ पे ये लेसन क्या होता है, समाप्त हो जाता है। और आपको, आप ये हमें बताओ कि कल आप लोग क्या पढ़ोगे, स्पेक्ट्रम शुरुआत करूँ, एक स्पेक्ट्रम का आगे का लेसन शुरुआत करूँ, या फिर बात करते हैं लक्ष्मीकांत का ही करें।